दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक माँ और बेटे की दुख भरी कहानी सुनाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में विशंभर, उसकी पत्नी कामता और उसका बेटा राहुल रहता था। विशंभर एक किसान था। वह अपने खेतों में अनाज उगाता और कामता घर के काम काज करके जो समय मिलता उसमें आसपास के लोगों के कपड़े सिला करती थी। इस तरह दोनों अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रहे थे। उसका बेटा राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा था। कामता और विशंभर यही चाहते थे कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अफसर बने। इसीलिए वे दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि वे अपने बेटे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकें। धीरे धीरे समय बीतता गया। राहुल पढ़ने के लिए शहर चला गया। महीने के आखिरी सप्ताह में विशंभर घर से खाने पीने की चीज़ें और कुछ पैसे राहुल के लिए लेकर शहर जाया करता था। कामता और विशंभर बहुत मन लगाकर काम किया करते थे। अब राहुल की पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी कि एक दिन विशंभर उससे मिलने शहर गया हुआ था। और जब वह राहुल से मिलकर अपने घर वापस गांव आ रहा था, तब रास्ते में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कामता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले तो वह बहुत परेशान रहती थी कि वह सब कैसे करेगी। राहुल की पढ़ाई को बस कुछ ही दिन बाकी थे। फिर कामता ने हिम्मत दिखाई और वह सिलाई करके पैसे जुटाती और राहुल की पढ़ाई पूरी कराई। अब राहुल एक बड़ा अफसर बन गया था। उसकी पोस्टिंग शहर में हुई। फिर कुछ साल बीतने के बाद कामता ने राहुल से कहा, बेटा, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पता नहीं कब भगवान को प्यारी हो जाऊं। बहू आ जाएगी तो उसका भी सुख भोग लूंगी। पोते पोती को अपने हाथों से पाल लूंगी। फिर कामता ने एक अच्छी लड़की देखकर राहुल की शादी करा दी। राहुल और उसकी पत्नी शहर में रहने लगे। कामता तब तक गांव में ही थी। उसने अपने बेटे से कहा, अभी वह गांव में ही रहेगी। समय बीतता रहा। कामता धीरे धीरे और बूढ़ी होने लगी। एक दिन सुबह सुबह वह चाय लेकर बैठी हुई थी। तब उसकी पड़ोस की विमला आई और बोली, अरे कामता, क्या कर रही हो? तब कामता ने कहा, कुछ नहीं विमला, आओ बैठो, मैं चाय पी रही हूँ। तब विमला ने कहा, कामता, तुम अकेले यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हारा बेटा तो अफसर है, तुम शहर में जाकर क्यों नहीं रहती? तब कामता ने कहा, मेरा शहर में मन नहीं लगता। 4 रोटी बना लेती हूँ, पूरे दिन की फुर्सत हो जाती है। बस इसी बात का दुख है कि बैठे बैठे दिन नहीं कटता। विमला बोली, यह तो सही कहा कमला। जब जवानी रहती है तो इतना काम रहता है कि बैठने की फुर्सत नहीं, और बुढ़ापा में जब कोई काम नहीं होता तो दिन काटे नहीं कटते। कमला बोली, हाँ विमला, तू एकदम सही कह रही है। विमला बोली, इस बार राहुल के साथ तू शहर चली जाना, कुछ दिन वहाँ रहना तो थोड़ा मन बहल जाएगा। कामता ने भी कहा, हाँ विमला, इस बार राहुल आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि अब कुछ दिन पोता पोती के साथ भी बिता लूँ, ना जाने भगवान कब पूछ ले। विमला सहानुभूति दिखाते हुए बोलने लगी,
जब से विशंभर भाई साहब गए तब से तूने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और तेरे चेहरे पर खुशी भी नहीं दिखती। अब कुछ दिन बेटा बहू के साथ समय बिताएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल अपनी माँ से मिलने के लिए गांव आता है। बेटे की खबर सुनते ही कामता ने उसके लिए सब्जी पूरी बनाई। पूरी बनाते समय उसके हाथ भी जल गए, पर बेटे के आने की खुशी में उसे अपने दर्द का एहसास ही ना हो रहा था। राहुल ने माँ के हाथ की पूरी सब्जी खाई और बोला, माँ, आज तेरे हाथ का खाना खाकर ऐसा लग रहा है दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। तेरे हाथों जैसा स्वाद और कहीं नहीं है माँ। खाना खाने के बाद कामता ने राहुल से कहा, बेटा, अब मुझे अपने साथ ले चल। अब अपनी बची खुची जिंदगी के कुछ दिन मैं अपने पोता पोती के साथ बिताना चाहती हूँ। राहुल बोला, अरे माँ, ऐसे क्यों कह रही है? अभी तू सालों साल जिएगी। मैं तुझे अपने साथ जरूर ले चलूँगा। अब तू हमारे साथ ही रहेगी। कामता ने अपना सामान बांधा और अपने बेटे के साथ उसके घर शहर रहने चली गई। जैसे ही कामता की बहू सोना ने अपनी सास को देखा, उसे अच्छा ना लगा, पर वह दिखावे के लिए आकर कामता के पैर छू ली। कामता ने उसे जी भर आशीर्वाद दिया और फिर थोड़ी देर बाद उसके पोता पोती स्कूल से आ गए। स्कूल से आते ही उन्होंने कामता को नमस्ते बोला और अपने कमरे में चले गए। यह सब देखकर कामता का दिल दुखी हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसके पोता पोती 2 पल के लिए भी उसके पास बैठे तक नहीं और अपने कमरे में चले गए। पास में पड़े हुए एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए सोना ने कामता से कहा, उधर बैठ जाइए माँ जी। और अपनी नौकरानी शीला से कहा, माँ जी के लिए चाय ले आइए। शीला कामता के लिए चाय ले आई और रात का खाना भी नौकरानी ने ही उसे वहीं पर दे दिया। फिर सोना ने शीला से कहा, तुम स्टोर रूम साफ कर दो और माँ जी का सामान उसी में रखवा दो। आज से माँ जी वहीं रहेंगी। यह सुनकर कामता का दिल बैठ गया, पर वह कुछ ना बोली और खाने के बाद चुपचाप उसी स्टोर रूम में चली गई। मन ही मन यह सोच रही थी कि वह शहर रहने के लिए क्यों चली आई। यहाँ तो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। मेरे पास बैठने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। सुबह होते ही राहुल अपने दफ्तर पर निकल जाता। वह अपनी माँ के पास बस 2-4 मिनट ही बैठ पाता था। बच्चे स्कूल चले जाते और सोना अपने कमरे में ही रहती। कभी पार्टी में चली जाती तो कभी शॉपिंग करने के लिए चली जाती। अब ले देकर घर में एक शीला ही बसती थी, जो कामता के पास कभी कभी बैठ जाया करती थी। शीला अपने दुख सुख की बातें कामता को बताती। शीला का पति अब इस दुनिया में नहीं था। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह अपने घर के बारे में और अपने कामकाज के बारे में कामता को सब बताया करती थी। कामता भी अपने मन की बातें उससे कर लिया करती थी। फिर एक दिन शीला काम पर नहीं आई। कामता पूरा दिन उसका इंतजार करती रही। एक वही तो थी जो कामता के पास बैठकर उनका हाल चाल लिया करती थी। 2-3 दिन बीत गए, शीला काम पर नहीं आई। फिर एक दिन जब शीला काम पर आई तो कामता ने उससे पूछा, तुम 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, कहाँ गई थी? यह सुनकर
शीला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, माँ जी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे मांगे हैं। मेरे पास तो उतना है भी नहीं। मैं उसका इलाज कहाँ से कराऊं? इसीलिए 2-3 दिन से काम पर नहीं आ पा रही थी। कामता ने शीला से कहा, तुम रो मत, मैं तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। आज राहुल दफ्तर से आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। जब शाम को राहुल दफ्तर से आया तब कामता के पास तो 4 मिनट के लिए बैठा। उस समय सोना भी वहां बैठी हुई थी, तो कामता की हिम्मत ना हुई कि वह अपने बेटे से पैसों के बारे में बात कर सके। अगले दिन जब राहुल सुबह सुबह दफ्तर को जा रहा था तब कामता ने उससे कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो राहुल ने कहा, माँ, मुझे देर हो रही है, मैं सोना से कह दूंगा कि तुम्हें पैसे दे दे। इतना कहकर राहुल दफ्तर को चला गया। कुछ देर बाद सोना कामता के कमरे में आई और बोली, माँ जी, तुम्हें यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? खाने के लिए खाना और तन ढकने के लिए कपड़े मिलते हैं, अब तुम्हें पैसों की क्या आवश्यकता पड़ गई? तब कामता ने डरते डरते कहा, बहू, शीला के बेटे की तबीयत खराब है, मैं तो उसके लिए पैसे मांग रही थी। यह सुनकर सोना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोली, माँ जी, तुम उस नौकरानी के बेटे के लिए पैसे मांग रही हो? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? राहुल दिन रात मेहनत करता है तब पैसे आते हैं। ऐसा लगता है बाबूजी अपने पीछे बहुत सारा धन दौलत छोड़कर गए हैं, तो तुम नौकरानी को मुफ्त में पैसे देने की बात कर रही हो। तुम अपनी हद पार कर रही हो माँ जी। इतना कहकर सोना वहां से चली गई। अपनी बहू का यह रूप देखकर कामता का कलेजा फट गया। वह चुपचाप अपने कमरे में एक कोने में बैठी रही। जब से कामता राहुल के साथ उसके घर शहर रहने के लिए आई, तब से वह सोना की आंखों में खटक रही थी। इस बात को लेकर राहुल और सोना में झगड़े भी होने लगे। सोना राहुल से बोलती कि वह माँ जी को गांव छोड़ आए, वह अपनी उम्र के लोगों के साथ रहेंगी तो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। राहुल अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए दोनों में झगड़ा होने लगा। एक दिन जब राहुल अपने दफ्तर से वापस आया तो उसने नोटों की गड्डी सोना को रखने के लिए दे दी। सोना ने पैसे अलमारी में रख दिए और अलमारी खुला ही छोड़ दी। अगले दिन राहुल ने जब सोना से पैसे मांगे तो सोना ने अलमारी में देखा तो पैसे नहीं थे। राहुल ने कहा, पैसे कहाँ गए? मैंने तो तुम्हें ही रखने के लिए दिया था। सोना ने कहा, मैंने अलमारी में ही पैसे रखे थे। बच्चे तो पैसों को हाथ नहीं लगाएंगे। हम दोनों के सिवा अब इस घर में एक ही आदमी बसता है। सोना ने तिरछी नजरों से देखते हुए कामता की तरफ कहा। राहुल को गुस्सा आ गया। उसने सोना से कहा, सोना, तुम मेरी माँ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। बाबूजी के जाने के बाद माँ ने ही मुझे पढ़ाया लिखाया। तुम माँ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। सोना ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले ही माँ जी पैसे मांग रही थी उस नौकरानी को देने के लिए। तुम माँ जी के कमरे की तलाशी क्यों नहीं लेते? यह कहते हुए सोना कामता के कमरे में घुस गई और उसके सामान को इधर उधर करने लगी। तब कामता ने कहा, यह क्या कर रही हो बहू? मेरा सामान इधर उधर क्यों बिखेर रही हो? तब सोना ने कहा, मैं आपके कमरे की तलाशी ले रही हूँ।
घर से पैसे चोरी हो गए हैं। तब कामता ने कहा, बहू, भला मैं अपने ही घर में चोरी कैसे करूंगी? सोना ने कामता की एक ना सुनी। फिर वह कामता का संदूक खंगालने लगी। अचानक नोटों की गड्डी कामता के संदूक से निकली। यह देख राहुल हैरान रह गया और बोला, माँ, मुझे आपसे यह उम्मीद बिल्कुल ना थी। तब कामता ने कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि मेरे संदूक में यह पैसे कैसे आए हैं। तब राहुल ने अपनी नजरें नीची कर ली और कुछ ना बोला। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। इतना सब होने के बाद कामता तो जीते जी मर गई। मन ही मन यह सोच रही थी कि उसके बेटे ने भी उसे चोर मान लिया है। अगले दिन राहुल अपनी माँ से मिले बिना ही दफ्तर चला गया। अब वह अपनी माँ के पास 2-4 मिनट भी ना बैठता था। धीरे धीरे कामता को अब उस घर में बिल्कुल अच्छा ना लगता था। पर बेचारी बूढ़ी माँ करती तो क्या करती। एक दिन सोना ने राहुल से कहा, तुम माँ जी को गांव छोड़ाओ। तब राहुल ने कहा, सब लोग यह जानते हैं कि मैं अफसर हूँ। अगर मैं माँ को गांव छोड़ाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि बूढ़ी माँ को गांव में छोड़ दिया। तो सोना ने कहा, फिर तुम इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। राहुल ने माँ का सामान पैक किया और उसे लेकर वृद्धा आश्रम जाने लगा। बार बार कामता यही कह रही थी, बेटा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। पर राहुल ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ आया। अगले दिन से राहुल फिर अपने दफ्तर के काम में व्यस्त हो गया। अब माँ को गए हुए 4 महीने बीत गए थे। कामता ने अपने बेटे से बात करने के लिए बहुत बार फोन मिलाया, पर बार बार सोना फोन उठाती और कहती, राहुल दफ्तर गए हुए हैं, वह काम में बिजी हैं, ऐसा कहकर बहाना बना देती। और कभी कामता की बात राहुल से ना कराई। राहुल ने भी कभी अपनी माँ से बात करने की कोशिश ना की थी। फिर एक दिन सुबह सुबह जब राहुल टेबल पर बैठा अपना नाश्ता कर रहा था, तब एक फोन आया। राहुल ने फोन उठाया तो एक आदमी ने कहा, मैं वृद्धा आश्रम से बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, तुम इनके शरीर को लेने आ जाओ, नहीं तो हम लोग इनका अंतिम संस्कार कर देंगे। राहुल भागा भागा वृद्धा आश्रम पहुंचा तो माँ के शरीर को लिटाया जा रहा था। राहुल ने देखा कि उसकी माँ के हाथ में एक तस्वीर है। तब पास में बैठी एक बूढ़ी औरत ने राहुल से कहा, क्या तुम राहुल हो? तब राहुल ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तब उस औरत ने राहुल को बताया कि जब से तुम कामता को वृद्धा आश्रम छोड़कर गए थे, वह तुम्हारी तस्वीर लिए चुपचाप कुर्सी पर बैठी रहती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी और तुम्हारा इंतजार किया करती थी। कभी कभी एक औरत आती थी और उनके लिए खाना लाया करती थी। उस औरत से मिलकर कामता बहुत खुश होती थी। पता नहीं वह कामता की क्या लगती थी, परंतु उस औरत के जाने के बाद फिर कामता गुमसुम सी बैठ जाया करती थी। उस औरत ने राहुल को बताया कि उसकी माँ अक्सर खूब रोया करती थी और यही कहा करती थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की। इतना कहने के बाद उस औरत ने राहुल को एक खत पकड़ाया और बोली, मरने से पहले तुम्हारी माँ ने मुझे यह खत दिया था और बोला था कि जब मेरा बेटा मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को देखने आएगा तो तुम उसे यह खत दे देना। राहुल ने उस खत को खोला और जैसे ही उसने उस खत को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी माँ के मृत शरीर से लिपटकर खूब जोर जोर से
रोने लगा। फिर वह अपनी माँ के शरीर को घर ले आया और उसका अंतिम संस्कार किया। माँ के मरने के बाद राहुल गुमसुम सा रहने लगा। वह सोना से ठीक से बात तक ना करता था। एक दिन सोना ने दिखावा करते हुए कहा, राहुल, मैं जानती हूँ तुम माँ के जाने के बाद बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर होनी को कौन टाल सकता है। राहुल गुस्से के साथ सोना की तरफ देखने लगा और सोना के घर वालों को फोन किया और बोला, तुम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। अब मैं उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। तब सोना कहने लगी, राहुल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मैंने किया क्या है? राहुल सोना से कुछ ना बोला, बस चुपचाप बैठा हुआ था। अपनी माँ के खत को हाथ में लिए हुए बहुत दुखी था। थोड़ी देर बाद सोना के घर वाले उसके घर पर आ गए। तब सोना की माँ ने कहा, राहुल, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं अपनी बेटी को यहाँ से क्यों ले जाऊं? यह उसका घर है। क्या तुमने इसी दिन के लिए मेरी बेटी से शादी की थी? आखिर मेरी बेटी ने किया क्या है? राहुल ने कहा, सोना ने मेरी माँ की जान ली है। सोना की वजह से मैंने अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ दिया और उससे कभी बात ना की। इतने पर सोना चिल्लाकर बोली, पर ये तो बताइए कि मेरी गलती क्या है? राहुल ने सोना से कहा, तुम सारी सच्चाई अपने घर वालों को बताती हो या फिर मैं बताऊं? सोना अपनी नजरों को चुराए हुए इधर उधर देख रही थी। तब राहुल ने अपनी माँ का खत निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा हुआ था कि बेटा, तुमने जीते जी मेरी एक ना सुनी, पर शायद मरने के बाद मेरी बात पर विश्वास करोगे। बेटा, जिस दिन से मैं तुम्हारे साथ शहर रहने के लिए आई, उस दिन से बहू मेरे पास कभी नहीं बैठी। बैठना तो दूर, मेरे से कभी सीधे मुंह बात तक ना की। जिस दिन मैंने तुमसे शीला को पैसे देने के लिए मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर दफ्तर चले गए, तब बहू मेरे कमरे में आई और मुझे खरी खोटी सुनाई। मुझे मेरी औकात दिखाकर गई। तब मैंने शीला की मदद करने के लिए उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी थी। वह बेचारी गरीब जरूर थी, पर इतनी स्वाभिमानी थी कि मेरे पैसे लौटाने के लिए वृद्धा आश्रम तक चली आई। जिस दिन घर से पैसे चोरी हुए, उसी दिन बहू मेरे पास आई थी और मुझसे बहुत प्यार से बात करने लगी और बोली, माँ जी, ऐसे ही घर में बैठी रहोगी तो पैरों में दर्द होने लगेगा। मुझे तो लगा था मेरी बहू मेरी फिक्र करने लगी है। मैं खुशी के मारे फूली ना समाई थी। बहू ने मुझे शीला के साथ पार्क में टहलने के लिए भेज दिया। मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे बहू वो पैसे निकालकर मेरी संदूक में लाकर रख देगी और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगी और मेरा बेटा उसे चुपचाप मान भी लेगा। तेरे घर में आने के बाद बेचारी शीला ही थी जिससे मैं बैठकर अपना सुख दुख बांट लिया करती थी। और कौन था ही जो मुझसे बैठकर बातें करता। शीला तो मुझसे मिलने के लिए वृद्धा आश्रम भी आया करती थी। मेरे लिए घर से खाना भी बनाकर लाया करती थी। मुझसे हमेशा कहती थी, माँ जी, तुम मेरे साथ मेरे घर रहने चलो। पर मैं उसे हमेशा मना कर दिया करती थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा राहुल मुझे यहाँ से लेने जरूर आएगा। खत पढ़ती पढ़ती राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे और राहुल बोला, माँ जी, मैं इतना तो जानता हूँ कि जिस दिन से मेरी माँ इस घर में रहने के लिए आई थी, सोना को फूटी आंख ना भाती थी। पर मैं यह नहीं जानता था कि मेरी माँ को इस घर से बाहर निकालने के लिए सोना इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। तब सोना की माँ ने कहा,
बेटा, तुमको कोई जरूर गलतफहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तब राहुल ने कहा, माँ जी, यह तो सच है। यह उसी दिन साबित हो गया था जिस दिन आपने अपनी बेटी को एक सोने की चेन दी थी। इतना सुनते ही सोना की माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैंने सोना को कोई चेन नहीं दी। तब राहुल ने कहा, अच्छा, तो फिर एक दिन सोना मुझे चेन दिखाते हुए बोली, यह चेन मेरी माँ ने मुझे दी है, तो उससे पूछो कि वह चेन कहाँ से आई, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। सभी लोग सोना की तरफ देखने लगे। सोना नजरें झुकाए हुए खड़ी हुई थी। तब उसकी माँ उसके पास आई और उसे एक थप्पड़ मारा। तब भी सोना कुछ ना बोली और चुपचाप खड़ी रही। राहुल कहने लगा, मैं ही पागल था जो तुमसे इतना प्यार करता था और तुम्हारी बात पर विश्वास कर बैठा। उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी। मैंने इतना भी ना समझा कि वह पैसे तुम्हें इतनी जल्दी माँ के संदूक में कैसे मिल गए। तुम्हें कैसे पता कि माँ ने संदूक में पैसे कहाँ रखे हैं। अपनी माँ के खत को पढ़ते हुए राहुल रो रहा था और फिर उसने अंत में पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि उसके गांव वाला घर उसकी नौकरानी शीला के नाम पर कर दिया जाए, क्योंकि शीला ने मरने से पहले उसकी बहुत सेवा की थी और अपना कर्ज उतारने के लिए कामता ने उसका गांव वाला घर शीला के नाम करने की बात की। और कामता ने खत में यह भी लिखा कि बेटा, मैं इस खत के जरिए बहू को गलत साबित करना नहीं चाहती हूँ, बस अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहती हूँ। तुम बहू को कुछ मत कहना। तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। खत पढ़ते पढ़ते राहुल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। यह देख सोना की माँ भी रोने लगी और बोली, ऐसी बेटी होने से तो अच्छा मुझे कोई बेटी ना होती। सोना की भैया भाभी ने सोना से कहा, सोना, अगर मैंने और तुम्हारी भाभी ने ऐसा माँ के साथ किया होता तो तुम सोचो तुम्हें कैसा लगता। ऐसा करने से पहले तुम्हें जरा सी भी शर्म ना आई। सोना की माँ कहने लगी, सोना, तुम्हारी सास कितनी अच्छी थी कि एक नौकरानी की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी सोने की अंगूठी उसे दे दी, और एक तुम हो, एक सोने की चेन के लिए तुमने चोरी का इल्जाम अपनी सास पर लगा दिया। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। इतना कहने के बाद सोना की माँ राहुल के पास बैठ गई और बोली, बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी को एक मौका और दे दो। राहुल के हाथ से वह खत जमीन पर गिर गया और वह फूट फूट कर रो रहा था। तब उस खत को सोना ने उठाया और उसे देखकर रोने लगी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा था। उसे यह समझ में आ गया कि उसकी सास उसे कितना प्यार करती थी। उसके इतने गलत काम करने के बाद भी उसकी सास ने उसे क्षमा कर दिया था और अपने बेटे से यह भी कहा कि वह मुझे कभी ना छोड़े। सोना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। माँ के कहने के हिसाब से राहुल ने गांव वाला घर अपनी नौकरानी शीला के नाम पर कर दिया और माँ के कहने पर उसने सोना को अपने साथ अपने घर में रख तो लिया, पर उसे कभी माफ ना कर पाया। सोना बहुत कोशिश करती कि राहुल के साथ उसका रिश्ता पहले जैसा हो जाए, पर उसके रिश्ते में अब पहले जैसी कोई बात ना थी। सोना को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया, जिसकी वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। और एक बेचारी शीला है जो माँ की कुछ नहीं लगती, पर उसने माँ की खूब सेवा की। सोना बहुत पछता रही थी। वह अपनी सास से माफ़ी भी मांगना चाहती थी, पर अब
बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।